नमस्कार दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सेक्शन 39 हम लोग पढ़ रहे हैं, जहां पर ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट की बात हम लोग कर रहे हैं। एक्सपर्ट एविडेंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और जब हमने लास्ट वीडियो में सेक्शन 39 की बेयर एक्ट से लैंग्वेज पढ़ी, तो वहां पर कुछ फील्ड यूज हुए थे जिनके बारे में मैंने कहा था कि पहले जब ये इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 45 हुआ करती थी, तो वहां पर केवल और केवल 5 फील्ड दिए गए थे, 5 विधाएं दी गई थी। लेकिन अब उसमें एक छठी विधा, छठा फील्ड ऐड कर दिया गया है और वहां पर वो वर्ड यूज हुआ है एनी अदर फील्ड। तो ये पहले 5 फील्ड कौन कौन से थे? नंबर 1 फॉरेन लॉ, नंबर 2 साइंस, नंबर 3 आर्ट्स एंड नंबर 4 आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैंडराइटिंग और नंबर 5 इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिंगर इंप्रेशंस। अब यहां पर जो पहले 3 फील्ड हैं, फॉरेन लॉ, साइंस और आर्ट, इनके बाद में एक नया फील्ड लिख दिया गया एनी अदर फील्ड, और उसके बाद आते हैं एज टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैंडराइटिंग, एज टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिंगर इंप्रेशन। तो इस एनी अदर फील्ड में क्या हो सकता है? क्योंकि नया ऐड किया गया है, अभी इस पर इंटरप्रिटेशंस आएंगी। वैसे अगर लिटरल मीनिंग देखा जाए तो एनी अदर फील्ड का मतलब कि जो फील्ड यहां नहीं लिखे गए हैं, उन सारे फील्ड्स में अगर कोई पर्सन अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकता है, तो वो भी यहां पर एक्सपर्ट की डेफिनेशन में आ जाएगा। ये इसका लिटरल मीनिंग है। लेकिन दोस्तों, इंटरप्रिटेशन करने का रूल होता है, जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया भी। उसको धीरे धीरे हम जैसे जैसे इंप्रूव हो सकता होगा हम करते रहेंगे। तो मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इसके अंदर जो वर्ड्स यूज हुए, ये जो 6 फील्ड यूज हुए, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं कि वहां पर वर्ड यूज हुआ कि जब किसी कोर्ट को अपनी ओपिनियन, राय बनानी होती है, किसके बारे में? फॉरेन लॉ के बारे में। जब अपनी ओपिनियन बनानी होती है साइंस के बारे में या आर्ट के बारे में या किसी और फील्ड के बारे में, तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि विदेशी विधि, फॉरेन लॉ होता क्या है। थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानना जरूरी है, और इसके स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए। मैं थोड़ा अलग हो जाता हूं। सबसे पहले जानिए, विदेशी लॉ जानने से पहले जानना है आपको फॉरेन लॉ को जानने से पहले जानना है कि इंडियन लॉ क्या होता है। तो इंडियन लॉ के लिए सिंपल सी बात कि ऐसा लॉ, ऐसा कानून विच इज एनफोर्स्ड इन इंडिया, जो भारत में लागू है, उसको भारत का कानून कहा जाता है। यहीं से आपको फॉरेन लॉ की डेफिनेशन भी मिल जाएगी। अर्थात जो लॉ भारत में लागू नहीं है, वो लॉ कैसा कहलाएगा? फॉरेन लॉ कहलाएगा। इट मींस इंडियन लॉ की बात, द लॉ एनफोर्स्ड इन इंडिया इज इंडियन लॉ। दूसरी बात, फॉरेन लॉ इज द लॉ विच इज नॉट इन फोर्स इन इंडिया। तो जैसे इंग्लैंड का लॉ हुआ, वो इंडिया में इनफोर्स नहीं है। यूएस का लॉ हुआ, इंडिया में इनफोर्स नहीं है। श्रीलंका का लॉ हुआ, यूएस में इंडिया में एनफोर्स नहीं है। इट मींस वो इंडिया के लिए फॉरेन लॉ होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि डेफिनेशन तो अब आप समझ गए होंगे, फॉरेन लॉ एंड इंडियन लॉ की डेफिनेशन क्या होती है। तो ऐसा फॉरेन लॉ जो इंडिया में एनफोर्स नहीं है, उसके बारे में कोर्ट को एक ओपिनियन फॉर्म करनी है। देन ऐसे लॉ के बारे में कोर्ट फॉरेन लॉ के एक्सपर्ट से ओपिनियन ले सकते। तो उस फॉरेन लॉ के जो एक्सपर्ट होंगे, उनकी जो ओपिनियन होगी, वो सेक्शन 39 में रिलेवेंट हो जाएगी। और जो ऐसे लॉ पर, फॉरेन लॉ पर विच इज नॉट इन एनफोर्स इन इंडिया, उस पर जैसे ही अपनी एक्सपर्ट देने लायक होंगे, देन वो एक्सपर्ट कहलाएंगे एज पर सेक्शन 39। इसके बारे में थोड़े फैक्ट और जान लेते हैं हम। इट इज ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। फॉरेन लॉ, उसकी जब ओपिनियन यहां ली जाएगी, जब उसको यहां रेलेवेंट बनाया जाएगा, तो वो लॉ ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं होगा, वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का मतलब होता है कि सरकमस्टांस टू सरकमस्टांस वो चेंज होता रहे। तो ये क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं होगा। क्वेश्चन ऑफ लॉ का मतलब है कि एक बार डिसाइड हो गया कि यही लॉ है, तो वही लॉ रहता है। कि डिसाइड कहां हुआ? होडे गंगाधर शाह वर्सेस स्वामीनाथ मुदली,
ये 1926 का मद्रास हाई कोर्ट का केस है, बड़ा पुराना केस है। देखिए कभी क्वेश्चन में आपसे एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है कि फॉरेन लॉ निम्न में से क्या है? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, क्वेश्चन ऑफ लॉ है, मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स एंड लॉ है, या ऑल अबव। तो इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, इट इज ए फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ओनली, बाकी कुछ भी नहीं है। जब से ही बात आती है कि ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, तो इसको इसी तरीके से प्रूव किया जाएगा जिस तरीके से दूसरे फैक्ट्स को प्रूव किया जाता है। दूसरे फैक्ट्स को कैसे प्रूव किया जाता है कि उनके लिए एविडेंस प्रॉपर लाई जाएगी, चाहे वो ओरल हो चाहे वो डॉक्यूमेंट्री। ओरल होगी तो एविडेंस डायरेक्ट होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्री है तो जहां तक हो सके प्राइमरी होनी चाहिए। अगर सेकेंडरी देना चाहते हैं तो पहले वो पार्टी प्रूव करे कि वो सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए एंटाइटल है। अब प्रूव करने की बात जैसे ही आएगी फॉरेन लॉ की, तो हमारे पास दो सेक्शंस हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दो सेक्शंस हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट में ही दो ही सेक्शन हुआ करती थी। इंडियन एविडेंस एक्ट में दो सेक्शन थी कि एक तो सेक्शन 45 थी जहां पर एक्सपर्ट की ओपिनियन की बात कही गई, एंड इन द फील्ड ऑफ फॉरेन लॉ। तो यहां पर तो एक्सपर्ट ओपिनियन देता है, आकर कोर्ट में खुद आएगा एक्सपर्ट और अपनी अपनी ओपिनियन को बता देगा। दूसरी सेक्शन हुआ करती थी 38, जहां पर एक्सपर्ट खुद कोर्ट में नहीं आता है। वहां पर जो किसी, ये फॉरेन लॉ की बात कर रहा हूं मैं, फॉरेन लॉ की बात कर रहा हूं तो मतलब दूसरे देश का लॉ है। तो दूसरे देश की, आउट ऑफ इंडिया, दूसरे देश की जो गवर्नमेंट है उसकी अथॉरिटी में अगर कोई पब्लिकेशन हुआ है लॉ का किसी बुक में, तो उस बुक को लाकर कोर्ट के सामने पेश किया जा सकता है। या फिर उस कंट्री की जो रूलिंग कोर्ट है उसने अगर कोई लॉ डिक्लेयर कर दिया है तो उसको भी लाकर कोर्ट में पेश किया जा सकता है। उसको जो लॉ डिक्लेयर किया उसकी जो रिपोर्ट छपी है किसी ऑथराइज्ड बुक में, उस बुक को लाकर भी पेश किया जा सकता है। ये कहती है सेक्शन 38। तो दो सेक्शन है हमारे पास, जो आज की डेट में सेक्शन 39 हो गई है। एक्सपर्ट यहां पर अपनी ओपिनियन देगा, ओरल एविडेंस आएगी उसकी। एंड सेक्शन 32 बी ऐसे, यहां पर ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, और वो बुक्स जो अंडर द अथॉरिटी ऑफ दैट गवर्नमेंट पब्लिश की गई, जिनमें लॉ लिखा गया, या उस कोर्ट की जो रूल, उस देश की जो रूलिंग कोर्ट है उसने जो लॉ डिक्लेयर किया और किसी गैजेट में, किसी जर्नल में वो छप गया है, तो उसको लाकर कोर्ट के सामने पेश करके फॉरेन लॉ को इस दो तरीके से प्रूव किया जा सकता है। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा मैं कि एक हिंदू लॉ है, एक मुस्लिम लॉ है। अगर मान लो किसी कोर्ट को अपनी ओपिनियन फॉर्म करनी है रिगार्डिंग हिंदू लॉ या फिर मुस्लिम लॉ, तो क्या यहां पर कोर्ट किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन मांग सकती है? थोड़ी देर के लिए आप वीडियो को पॉज करिए और जवाब देने की कोशिश करिए कि हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ पर अपनी ओपिनियन फॉर्म करना चाहती है कोर्ट, तो क्या एक्सपर्ट को बुलाकर उसकी राय मांग सकती है? इसका जवाब है नहीं मांग सकती। क्यों नहीं मांग सकती? क्योंकि जब भी एक्सपर्ट ओपिनियन की बात आती है दोस्तों, तो वहां पर वो 6 फील्ड लिखे हैं। इन 6 फील्ड, 6 फील्ड्स के ऊपर ही एक्सपर्ट अपनी ओपिनियन दे सकता है। अब छठा फील्ड हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जो नया ऐड किया है एनी अदर फील्ड। तो क्या इस एनी अदर फील्ड में क्या ये हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ भी आ जाएगा? यहां पर एक्सपर्टाइज तो चाहिए। तो आप नोट कर लीजिए पहली बात कि जो इंडियन लॉ है, क्योंकि हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ कैसा लॉ है? इंडियन लॉ है, क्योंकि ये इंडिया में लागू है। और इंडियन लॉ के मामले में कोई एक्सपर्ट की ओपिनियन कोर्ट नहीं लेगी, उसका तो जुडिशियल नोटिस लेगी कोर्ट। और वो उसके बारे में तो खुद कोर्ट को ट्रेन किया गया है, वो खुद अपने आप में एक्सपर्ट मानी जाती है, उसे कंप्लीट नॉलेज है। अभी मैं बताऊंगा धीरे धीरे कि साइंस क्या होता है, आर्ट क्या होता है, और किस तरीके से ओपिनियन की आवश्यकता पड़ती है, तो आप समझ जाएंगे। और तो लेकिन आप क्लियर समझ लीजिए कि इंडियन लॉ के बारे में कोर्ट कभी भी एक्सपर्ट की ओपिनियन नहीं मांग सकती। और हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ बोथ आर लॉ ऑफ लैंड, अपने इंडिया के लॉ है। इसलिए मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ के बारे में किसी एक्सपर्ट को बुलाकर ओपिनियन नहीं मांगी जा सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों, एक टर्म यूज हुई थी, साइंस और आर्ट, विज्ञान और कला। विज्ञान का मतलब
केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी नहीं है। आर्ट का मतलब फाइन आर्ट नहीं है, चित्रकला नहीं है। इसका बहुत ही वाइड मीनिंग है दोस्तों, और स्पेशली लीगल इंपॉर्टेंस के आधार बहुत ही वाइड है। और इसके बारे में थोड़ी-थोड़ी बातें मैं बताना चाहूँगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जनरली शायद आपको ये टेक्स्ट कहीं मिलेगा नहीं, तो अगली जो भी स्लाइड आएगी आप उनका स्क्रीनशॉट ज़रूर लेते रहिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आर्ट क्या होता है। तो जस्टिस हैं डेविस, इन्होंने केस डिसाइड किया, केस का नाम मैं आगे बताऊँगा आपको। देन उस केस को डिसाइड करते हुए जस्टिस डेविस ने ये ऑब्जर्व किया दैट आर्ट इन इट्स लीगल सिग्निफिकेंस, जो कानूनी महत्व है आर्ट का, हम यहां पर लिटरेचर की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कानून के रूप में। जब आर्ट को देखेंगे, जब सेक्शन 39 के कॉन्टेक्स्ट में सेक्शन आर्ट की डेफिनेशन देखेंगे, कला की डेफिनेशन देखेंगे, देन कहा गया है इट एम्ब्रेसेस एवरी ऑपरेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। मानव का जो बुद्धि है, मानव की बुद्धि से कुछ भी ऑपरेशन अगर किया जा सकता है, और उस ऑपरेशन को करने के बाद क्या किया जा सकता हो, वेयर बाई समथिंग इज प्रोड्यूस्ड आउटसाइड द नेचर। मानव बुद्धि का प्रयोग करके जब कुछ ऐसा प्रोड्यूस कर दिया जाता है, पैदा कर दिया जाता है, उत्पत्ति कर दी जाती है जो नेचर से बाहर की चीज हो, देन उसको आर्ट कहा जाता है। इट मींस आर्ट को अगर आपको ध्यान रखना है तो दो बातें, ह्यूमन इंटेलिजेंस, यूज ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, एंड प्रोडक्शन ऑफ समथिंग विच इज नॉट इन नेचर, दैट इज कॉल्ड आर्ट। ये कला कहलाती है। तो आपने जैसे कि इसका एग्जाम्पल बताएं कि जैसे बाइक बनाई गई, बाइक जो बनी है नेचर में अवेलेबल पदार्थों से मिलकर बनी है, नेचर में अवेलेबल सब्सटेंस को मिलाकर बनाई गई, लेकिन उसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस को इन्वॉल्व किया गया। लेकिन बाइक नेचर में अपने आप में बाइक के रूप में नेचर में अवेलेबल नहीं थी। इसलिए जब ह्यूमन इंटेलिजेंस को दूसरे सब्सटेंस पर यूज करके एक कोई ऐसा क्रिएशन कर दिया गया जो नेचर में अवेलेबल नहीं था, वो कहलाता है आर्ट। तो आर्ट की डेफिनेशन को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, समझ भी सकते हैं। एंड साइंस इंक्लूड्स ऑल ह्यूमन नॉलेज। थोड़ा सा डिफरेंस देखना, आर्ट में वहां इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस वर्ड यूज हुए, यहां पर ह्यूमन नॉलेज वर्ड यूज हो रहे हैं। और ह्यूमन इंटेलिजेंस से कोई ऐसी बात पैदा हुई जो अभी तक नहीं थी। लेकिन ह्यूमन नॉलेज की जब बात होती है तो ध्यान दो, विच हैज बीन जर्नलाइज्ड एंड विच हैज बीन सिस्टमेटाइज्ड। भाई सामान्य रूप दे दिया गया है, उसको जनरलाइज कर दिया गया है, सभी के ऊपर एप्लीकेबल हो जाती है, ऐसी ह्यूमन नॉलेज। और सिस्टेमेटिक नॉलेज है, इसका मतलब कि उसको उसके ऊपर कुछ वर्क किया गया है और उसको बाकायदा डिवाइड किया गया है, प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से उसकी पढ़ाई की गई है और उसको फिर जनरलाइज कर दिया गया है। तो ऐसी ह्यूमन नॉलेज, इट मींस अभी जो प्रेजेंट में नॉलेज है वही नॉलेज साइंस की कैटेगरी में आ सकती है। जो फ्यूचर में आने वाली है नॉलेज, अभी तक आई नहीं है एग्जिस्टेंस में, वो नॉलेज साइंस की कैटेगरी में नहीं आ सकती। एंड साइंस इट हैज ऑब्टेन्ड मेथड, रिलेशंस एंड द फॉर्म ऑफ लॉ। ये सब जनरलाइज करने के बाद, ह्यूमन नॉलेज को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने के बाद, बांटने के बाद क्या किया गया है, कुछ मेथड बताए गए, कुछ विधि बताई गई है। ये लॉ वाली विधि नहीं है, कुछ प्रक्रिया, मेथड, कुछ रिलेशंस बताए गए, संबंध बताए गए दो बातों के बीच में, कुछ फॉर्म्स ऑफ लॉ, प्रिंसिपल ऑफ साइंस कह सकते हैं, रूल ऑफ साइंस, जैसे कि न्यूटन के लॉ आप लोगों ने पढ़े होंगे। इसी तरीके के कुछ रूल और लॉ फॉर्म कर दिए गए हैं और कानून बना दिए गए हैं। ऐसी डेफिनेशन जस्टिस डेविस ने कहा दी। ये एक केस है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आइचिसन एंड कंपनी, आरआर कंपनी एंड वर्सेस यूएस। इसमें ऐसा बताया गया कि साइंस और आर्ट एक्चुअल में होगा क्या। तो आप अपने आंसर में लिख सकते हैं कि एज पर जस्टिस डेविस ये डेफिनेशन आर्ट की है और ये डेफिनेशन साइंस की है। तो आर्ट की डेफिनेशन में ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड प्रोडक्शन ऑफ समथिंग आउट ऑफ द नेचर,
साइंस में आपको ह्यूमन नॉलेज विच इज जनरलाइज्ड एंड सिस्टमाइज्ड, और जिसने क्या प्राप्त किया है, जिससे मेथड, रिलेशंस, फॉर्म ऑफ थॉट्स, ये डेफिनेशन आपको लिखने के लिए अवेलेबल हो गई। लेकिन स्टीफन साहब ने जो अपनी डाइजेस्ट लिखी है लॉ ऑफ एविडेंस पर, वहां पर आर्टिकल नंबर 49 लिखा है, क्योंकि इन्होंने इंडियन एविडेंस एक्ट लिखा था तो उसी के आधार पर इन्होंने डाइजेस्ट लिखा और कम समझाने की कोशिश की है कि जो वर्ड्स वहां डिफाइन नहीं किए उन्होंने अपनी डाइजेस्ट में डिफाइन करने की कोशिश की थी। तो उन्होंने लिखा है कि साइंस और आर्ट, द एक्सप्रेशन साइंस और आर्ट, उन्होंने इकट्ठा समझाया है दोनों को। इट मींस इन्होंने एक एक्सप्रेशन माना है इसको। देखने में आपको लगता होगा साइंस अलग है आर्ट अलग है, बट उन्होंने दोनों को एक साथ समझाने की कोशिश की है। एक्सप्रेशन साइंस और आर्ट इंक्लूड्स ऑल सब्जेक्ट्स, सारे विषयों को उन्होंने इसमें इंक्लूड कर दिया, ज्यादा माइंड अप्लाई करने की कोशिश नहीं करी है। ऑन विच अ कोर्स ऑफ स्पेशल स्टडी, अ कोर्स ऑफ स्पेशल एक्सपीरियंस, विशेष अध्ययन और विशेष एक्सपीरियंस, अनुभव, और ये दोनों विशेष स्टडी, विशेष अध्ययन और विशेष अनुभव की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर ओपिनियन बनाने की। अगर सब्जेक्ट ऐसा है कि उस सब्जेक्ट पर ओपिनियन बनानी है तो बिना स्पेशल स्टडी या फिर बिना स्पेशल एक्सपीरियंस के उस सब्जेक्ट पर ओपिनियन नहीं बनाई जा सकती। अगर ऐसे सब्जेक्ट हैं तो ऐसे सारे के सारे सब्जेक्ट इंक्लूड होंगे साइंस एंड आर्ट में, ऐसा बोला स्टीफन साहब ने अपने आर्टिकल 49 में। आप चाहें तो वो आर्टिकल 49 जब लिखेंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि अगर मान लो ये डिटरमाइन करना हो कि वो पर्टिकुलर मैटर साइंटिफिक मैटर है या नहीं है, साइंस में इंक्लूड होगा या नहीं होगा, इसका टेस्ट क्या है? तो टेस्ट है इसका, देखिए, टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर अ पर्टिकुलर मैटर इज ऑफ अ साइंटिफिक नेचर और नॉट। साइंटिफिक विज्ञान का मैटर है या नहीं कोई विषय, इसको कैसे डिसाइड करेंगे? तो उसके लिए टेस्ट है सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंक्वायरी इज सच दैट, वो जो मैटर है जिसको हमें चेक करना है कि ये साइंस की कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा। देखिए यहां से आपको क्या हेल्प मिलने वाली है, यहां से आपको हेल्प मिलने वाली है कि उस एनी अदर फील्ड में क्या क्या हो सकता है। साइंस समझ लो, आर्ट समझ लो, उसको इतना एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है। अब नए लेजिस्लेचर ने इतना एक्सप्लेन करने की जगह एक नई उसमें एक्सप्रेशन ऐड कर दी, एनी अदर फील्ड। तो ये सब कुछ समझाने की बजाय उन्होंने कह दिया कि बाकी जो बचे हुए फील्ड हैं वो भी तुम यहाँ पर ले आना, बट ध्यान रखने वाली बात है कि एनी अदर फील्ड में वो सब बातें ही होंगी जिनके बारे में अगर ओपिनियन देनी हो तो उसके लिए विशेष पढ़ाई चाहिए, विशेष अध्ययन चाहिए, विशेष अनुभव चाहिए। इट मींस नॉट ओनली स्टडी अकेली सफिशिएंट, मतलब जरूरी नहीं है, वह एक्सपीरियंस भी काम चला सकते हैं एक्सपीरियंस से भी। तो टेस्ट क्या है कि वो जो मैटर है जो अंडर इंक्वायरी है कोर्ट के सामने, उस मैटर पर inexperienced person are unlikely to prove capable of forming a correct judgment upon it without assistance of expert। यहां पर इन्होंने सिंपल कह दिया कि अगर कोई इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन है, यानी उस पर्टिकुलर मैटर पर कोई अनुभव नहीं है उस व्यक्ति को, अनुभव का मतलब उससे कभी उसने डील नहीं किया है, तो ऐसे मैटर पर कहता है कि अब उसको कोई अपना जजमेंट तैयार करना है, तो ऐसे मैटर पर एक करेक्ट जजमेंट फॉर्म नहीं कर सकता वो इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, पहली बात। और अगर करेक्ट जजमेंट फॉर्म करना है, बनाना है, करेक्ट निर्णय लेना है उस अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन को, तो फिर उस फील्ड के एक्सपर्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी, तब कहेंगे कि हाँ वो मैटर अब साइंस की कैटेगरी में आ जाएगा। अर्थात जो एनी अदर फील्ड वर्ड यूज हुए हैं वहां पर, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वहां पर वो सभी फील्ड हैं। पहली बात तो जज उनमें इनएक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। तो जज साहब एक्सेप्ट लॉ, आप मान सकते हैं कि हर फील्ड में इनएक्सपीरियंस्ड है, उन्हें बाकी किसी फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं है। हो सकता है कि पर्सनल लेवल पर उनको ये एक्सपीरियंस हो किसी दूसरे फील्ड के, बट दे आर नॉट सपोज टू टेक सच
experiences when they are working as court. हाँ, लॉ का एक्सपीरियंस हुए बिना आप किसी को जज नहीं बना सकते। अर्थात जो जज है, जो कोर्ट है, उसको लॉ का तो एक्सपीरियंस है। इट मींस लॉ की कोई भी ओपिनियन बिना एक्सपर्ट के हेल्प के बना सकते हैं। अदर देन द लॉ, कोई भी फील्ड अगर है, अगर ऐसे फील्ड की ओपिनियन केवल और केवल एक्सपर्ट की हेल्प से बनाई जा सकती थी, तो फिर ऐसे मैटर को कहा जाएगा कि वो मैटर साइंस की कैटेगरी में आ जाएगा। हालांकि यहां पर साइंस की कैटेगरी में बताया जा रहा है, बट हम हेल्प ले पाएंगे एनी अदर फील्ड में भी इस बात की। और वेदर इट whether it so far partakes the character of a science of art as to routine a course of previous habit or study in order to obtain a competent knowledge of its nature। ऐसा विषय है जिस विषय के प्रकृति के बारे में अगर सक्षम ज्ञान चाहिए उस मैटर की नेचर के बारे में, स्वरूप के बारे में, प्रकृति के बारे में, तो भैया फिर एक प्रीवियस, पहले कोई उसकी हैबिट रही हो, उस पर कोई स्टडी की गई हो, देन ही उसके असली स्वरूप और असली नेचर के बारे में ज्ञान मिल सकता हो। अगर ऐसे कैरेक्टर का कुछ मैटर है तो भी कहा जाएगा कि वो साइंस की कैटेगरी में आ जाएगा। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी एग्जाम में, द स्टडी ऑफ कस्टम्स, द स्टडी ऑफ मैनर्स ऑफ ट्राइब्स एंड कास्ट्स मे बी विद इन द साइंस और आर्ट। पूछा जा सकता है कि ट्राइब्स के और दूसरी कास्ट के जो कस्टम्स हैं, वो जो मैनर्स हैं उनके बारे में जो स्टडी की जा रही है, क्या वो आर्ट, साइंस और आर्ट की कैटेगरी में आ सकते हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए यस, आ सकते हैं। ये डिसाइड हुआ महादेव वर्सेस व्याम के मावाई, 1948 का केस है, नागपुर 297। तो यहां पर आर्ट और साइंस, मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग काफी समझ गए होंगे। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगा जो आपको प्रैक्टिकल में यूज करने पड़ेंगे और वो कहीं ना कहीं साइंस की ही कैटेगरी में आती है। तो सबसे पहली बात तो मेडिकल साइंस आप लोगों ने सभी ने पढ़ी होगी। मेडिको लीगल एक्सपर्ट कहा जाता है, जो मेडिकल साइंस पढ़ाई करी होती है जिन लोगों ने, जिसे हम फोरेंसिक साइंस भी कहते हैं। फोरेंसिक का मतलब होता है दोस्तों विधिक, ऐसी साइंस जिसको कानून में यूज किया जा सकता है, वो सब फोरेंसिक साइंस कहलाती है। साइंस क्या होगा वो सब हमने पीछे देख लिया है। तो मेडिकल साइंस यहाँ पर कानून में काफी यूज होता है कि ये जो व्यक्ति, हमें जिसकी हड्डी मिली है, ये मेल है, फीमेल है, यहाँ जो ब्लड मिला है ये जानवर का है या ये इंसान का है, या फिर ये जो हड्डियां मिली हैं इसका डीएनए क्या है, इसकी पहचान क्या हो सकती है। इसी तरीके से मान लो कोई इंजरी हुई है तो क्या ये पर्टिकुलर वेपन से हो सकती है। ये जहर दिया गया है तो ये पर्टिकुलर जहर है क्या, या जहर से ही मृत्यु हुई है या कोई और कारण है। डेथ के जो भी कॉजेज हैं वो सब हमें मेडिकल साइंस में देखने को मिलते हैं। डिटेल में कहेंगे तो आप हम पढ़ लेंगे। बैलिस्टिक एक्सपर्ट, बैलिस्टिक एक्सपर्ट का मतलब है आयुध विशेषज्ञ, जहां पर वेपन्स होते हैं, एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोसिव होता है, आर्म्स होते हैं, वो सब बैलिस्टिक एक्सपर्ट की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि मर्डर हुआ है एक, सपोज गोली मारकर, अब गोली का जो केस था, बुलेट का जो केस था वो निकल कर गिर गया यहीं पर, और जो वेपन है उसे अपराधी अपने साथ लेकर चला गया। अब बाद में वेपन के साथ उस अपराधी को पकड़ा गया। अब आप कैसे कनेक्ट करेंगे कि जो वेपन अपराधी के पास पकड़ा गया है, यहां जो ये गोली मिली डेड बॉडी के पास में, जो केस मिला, वो उसी वेपन से चला था। आपने अगर कनेक्ट नहीं किया तो आप सजा नहीं दिला सकते। तो बैलिस्टिक एक्सपर्ट इसके बारे में ओपिनियन देता है, क्योंकि हर वेपन की जो बैरल होती है, जो बुलेट होती है, जो बॉडी में लगी या बॉडी से बाहर निकल कर गिर गई या बॉडी में फंसी रह गई थी, पोस्टमार्टम के टाइम पे उसको निकाला गया, उसके जब वो बुलेट बैरल में से निकल कर जाती है
तो हर वेपन के मार्क्स, बैरल के, हर वेपन की बैरल के मार्क्स जो होते हैं, बैरल बोलते हैं उसको जो आगे का पाइप होता है जिसमें से बुलेट निकल कर जाती है। जब उसमें से निकल कर जाएगी तो बुलेट पर बैरल के कुछ मार्क्स रह जाते हैं। बुलेट और बैरल का आपस में कनेक्शन है। ये बैलिस्टिक एक्सपर्ट उन दोनों को, वो देखा ना साइंस में बात करी थी, क्या करे वो? कोई मेथड बता दे, कोई रिलेशन बता दे, या कोई लॉ, फॉर्म ऑफ लॉ क्रिएट कर दे। तो यहां पर बैरल का और बुलेट का रिलेशन है। वो बुलेट को देखकर और उसके ऊपर जो मार्क्स हैं उनको पढ़कर, और जो बैरल के अंदर मार्क्स हैं उनको पढ़कर कह सकता है कि ये इसी वेपन से ये बुलेट चली थी। दूसरा जो केस होता है उसके पीछे पिन लगती है एक जाकर, जिसकी वजह से उस बुलेट के अंदर जो बारूद होता है, वो जो बारूद होता है, एक्सप्लोसिव भरा गया होता है, वो फटता है, जिसकी गैस के कारण बुलेट आगे निकल कर जाती है। तो वो जो पिन लगती है, वो हर वेपन का एक अपना सेट तरीका होता है कि वो पर्टिकुलर तरीके की वो इंप्रेशन छोड़ती है केस के बैक साइड। तो उसको, केस को जब देंगे और इस वेपन को जब देंगे बैलिस्टिक एक्सपर्ट को, देख के बता सकता है कि ये केस के पीछे का जो बुलेट का उसका पिन का जो निशान है वो इसी वेपन से आ सकता है ये वाला। तो कनेक्ट हो गई कि जो एक्यूज के पास से वेपन मिला है और यहाँ जो मौके पर सेल मिला या वो जो बुलेट लगी थी बॉडी के अंदर वो मिली, वो इसी वेपन से चली थी। तो कनेक्ट हो गया है कि डेड बॉडी के अंदर बुलेट, बुलेट मिली, बुलेट चली इस वेपन से और ये वेपन एक्यूज के पास। तो कहीं ना कहीं एक चेन ऑफ एविडेंस कनेक्ट होती जा रही है। इसी तरीके से फिंगरप्रिंट होता है। ये कहते हैं कि ये डेवलप्ड साइंस है एक तरीके की, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट बोला जाता है, फिंगरप्रिंट ब्यूरो। फिंगरप्रिंट, जो हमारी उंगलियां हैं, भगवान ने हमको एक स्पेशल कोड के साथ भेजा है। हर व्यक्ति का कोड अलग है, एक फिंगरप्रिंट और एक डीएनए। हर व्यक्ति का कोड है एक तरीके से, आंखों का रेटिना भी आप लोग कह सकते हैं। ये किसी दो व्यक्तियों का एक जैसा नहीं होता है। फिंगरप्रिंट एक जैसे दो व्यक्तियों के हो सकते हैं, लेकिन उसका बहुत ही रेयर चांस है। इसलिए माना जाता है कि ये इंडिया के अंदर तो शायद दो लोगों के फिंगरप्रिंट मिले ना। इसी तरीके से डीएनए भी किसी दो व्यक्तियों का एक जैसा नहीं हो सकता। तो डीएनए और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की अगर आप बात करेंगे तो आइडेंटिफिकेशन के मामले में ध्यान देना, ऐसा नहीं कि आप ओपनली कुछ भी प्रूव कर देंगे डीएनए से और फिंगरप्रिंट से, नहीं। केवल और केवल आइडेंटिफिकेशन, केवल और केवल आइडेंटिफिकेशन प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि मौके पर सपोज एक गिलास मिला था, जो मरने वाला है उसने और मारने वाले ने एक साथ बैठ के दारू पी, दो गिलास थे, दोनों गिलास के ऊपर जब फिंगरप्रिंट लिए गए तो एक गिलास के ऊपर फिंगरप्रिंट थे मरने वाले के, और दूसरे गिलास के ऊपर फिंगरप्रिंट मान के चल रही है प्रोसिक्यूशन के वो है मारने वाले के। अब जब कोई एक सस्पेक्ट पकड़ा गया, उसके फिंगरप्रिंट लिए गए, सस्पेक्ट से लिए गए फिंगरप्रिंट और उस गिलास से लिफ्ट किए गए फिंगरप्रिंट्स को जब फिंगरप्रिंट ब्यूरो में भेजा जाएगा तो वो फिंगरप्रिंट ब्यूरो टेस्ट करके बताएगा कि ये दोनों फिंगरप्रिंट्स एक ही पर्सन के हैं। और क्योंकि एक ही पर्सन के हैं, क्योंकि हमने अपने सामने प्रूव किया है, विटनेस के सामने लिए थे ये वाले फिंगरप्रिंट जो एक्यूज से लिए हैं, कोर्ट के सामने लिए सपोज वो फिंगरप्रिंट, तो वो तो प्रूव्ड है कि वो तो एक्यूज के हैं और उन्हीं से मैच करते हैं ग्लास वाले। इट मींस ग्लास पर एक्यूज के ही फिंगरप्रिंट हैं। और ये आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कि ये ग्लास एक्यूज के हाथ में रहा है, अगर ये ग्लास यही था जब इस पर्सन की डेथ हुई है, ये ग्लास यही था, तो इट मींस एक्यूज भी यहां पर था, क्योंकि इसके इतना ही प्रूव होगा। इससे इससे ये प्रूव नहीं हो जाता है कि इसी एक्यूज ने इसको मारा है, नो, आइडेंटिफिकेशन के लिए है। तो फिंगरप्रिंट किस पॉइंट के लिए कंक्लूसिव प्रूफ है? आइडेंटिफिकेशन, नथिंग मोर देन दैट। फुटप्रिंट, पैरों के प्रिंट, फुटप्रिंट थोड़ा फिंगरप्रिंट से अलग है और फुटप्रिंट कोई कंप्लीट साइंस नहीं है, इसलिए कंक्लूसिव नेचर के नहीं होते हैं फुटप्रिंट। ये केवल और केवल कोरोबोरेटिव नेचर के होते हैं। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट, एक व्यक्ति का लिखने का तरीका होता है। आप देखेंगे अपने बच्चे की हैंडराइटिंग, आप पहचान जाएंगे ये तो मेरे बच्चे की है।
या जिसके साथ आप रोज काम करते हैं उसकी हैंडराइटिंग आप देख के बता सकती है तो उसकी, या आप सिग्नेचर देखेंगे तो पता चल जाएगा ये तो सिग्नेचर मेरे बॉस के हैं या मेरे क्लर्क के हैं। तो हैंडराइटिंग भी एक आइडेंटिफिकेशन का तरीका होता है, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात कर सकते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए प्रोफाइलिंग भी बोलते हैं। तो डीएनए एक अपने आप में कंक्लूसिव एविडेंस है फॉर व्हाट, अगेन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, कि ये पर्सन कौन है उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए। सपोज रेप का केस, रेप के केस में क्या होगा कि जो एक्यूज है, रेपिस्ट है, उसके जो सीमेंस हैं वो प्रोसिक्यूट्रिक्स के वेजिना में, वेजिना के आसपास या शरीर पर या कपड़ों पर कहीं भी मिल सकता है। अगर प्रोसिक्यूट्रिक्स के कपड़ों पर, वेजिना में अगर रेपिस्ट का सीमेन मिला है और सीमेन से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जा सकती है, अब ये पता चला कि ये जो सीमेन है ये तो एक्यूज का ही है, तो अब ये ओनस एक्यूज पर शिफ्ट हो जाएगा कि वो बताए कि उसका सीमेन वेजिना में कैसे पहुंच गया प्रोसिक्यूट्रिक्स के। जैसे ही एक फैक्ट ये प्रूव हुआ कि एक्यूज के वेजिना और प्रोसिक्यूट्रिक्स के वेजिना में एक्यूज का सीमेन है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पता चला, तो कोर्ट को प्रिज्यूम करना पड़ेगा, कोर्ट को बिलीव करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं एक्यूज इसके संपर्क में आया है और उसने कहीं ना कहीं रिलेशन बनाए हैं। अब एक सेकेंडरी पार्ट रह जाएगा कि वो रिलेशन मर्जी से बना या वो फिर कंसेंट से था या विदाउट कंसेंट था, वो एक अलग बात है। कंप्यूटर एक्सपर्ट, आजकल बात करते हैं हम एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, ये भी एक साइंस का फील्ड है। डॉग ट्रैकिंग, आपने सुना होगा, देखा होगा कि जब भी कोई घटना हो जाती है तो पुलिस कुत्ता लेकर पहुंच जाती है वहां पर, एक वो कुत्ता सूंघ सूंघ कर बताता है कि एक्यूज कहाँ गए हैं, उसके आधार पर एक्यूज को पकड़ भी लिया जाता है। तो क्या ये डॉग ट्रैकिंग में जो डॉग यूज किया गया, क्या ये एक्सपर्ट की कैटेगरी में आता है? इसके लिए अभी लॉ बिल्कुल क्लियर है कि डॉग एज एन एक्सपर्ट काम नहीं कर सकता, बिकॉज देखिए एक ह्यूमन की लाइफ एंड लिबर्टी को आप डॉग की वजह से कर्टेल, एक एनिमल की वजह से कर्टेल नहीं कर सकते। और दूसरा, आप उसका कोई भी एक्सपर्ट है उसका कोर्ट में आकर एग्जामिनेशन होना तो जरूरी है, क्या डॉग का एग्जामिनेशन हो सकता है? नहीं हो सकता, डॉग गलती कर सकता है। तो डॉग ट्रैकिंग के मामले में डॉग इज नॉट एक्सपर्ट। टाइपराइटर, जो टाइपराइटर होते हैं देखे होंगे पुराने जमाने में, वो टाइपराइटर शुरू में तो ये माना गया था कि ये साइंस की कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे डेवलप हुआ तो यहां से भी बहुत कुछ क्लू मिलते हैं और यहाँ पर सिस्टेमेटिक तरीके से स्टडी करके उसको जनरलाइज किया जा सकता है और कोई रिलेशन ऑब्टेन किया जा सकता है। तो फाइनली बाद में आके टाइपराइटर को भी साइंस की कैटेगरी में माना गया है। अब देखिए, एक होता है ब्रेन मैपिंग, इसके बारे में मैं अलग से बात करूंगा। एक होता है पॉलीग्राफ टेस्ट, जिसे हम लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं। एक होता है नार्को एनालिसिस टेस्ट। ब्रेन मैपिंग में क्या होता है कि माइंड में क्या चल रहा है उसको जानना होता है। किस तरीके से जानते हैं मैं डिटेल में कभी बताऊंगा। पॉलीग्राफी टेस्ट या लाई डिटेक्टर का मतलब ये कहते हैं हम कि हमें पता चल जाता है कि ये व्यक्ति अब झूठ बोल रहा है। कैसे होता है, किस तरीके से होता है, कितनी इसकी इनकी एविडेंशियरी वैल्यू है। तो एविडेंशियरी वैल्यू के मामले में मैं पीछे बता दूं, मैंने दो आप नोट कर लीजिए, एक डीएनए एक फिंगरप्रिंट, इनको तो मान लीजिए कंक्लूसिव नेचर के, बाकी एविडेंसेस जो जितनी भी एक्सपर्ट की ओपिनियन आएंगी वो सब कोरोबोरेटिव नेचर की होंगी। डॉग ट्रैकिंग पूछ ले तो वो एक्सपर्ट है ही नहीं, वो एक्सपर्ट की ओपिनियन नहीं मानी जाती। तो एक्सपर्ट, डॉग ट्रैकिंग और ये वाले तीन, इनको एक साथ इनकी वैल्यू के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इनकी वैल्यू कितनी है, किस काम ये आती है। नार्को एनालिसिस का मतलब देखिए, ये जो दो टेस्ट हैं, इन दोनों टेस्ट में बॉडी के अंदर कुछ नहीं डाला जाता। एक्यूज जिसका ये टेस्ट किया जा रहा है उसकी बॉडी के अंदर कुछ भी इंसर्ट नहीं किया जाता है, लेकिन नार्को एनालिसिस एक ऐसा टेस्ट है जहां पर उस पर्सन की बॉडी में एक ये सोडियम पेंथॉल या फिर सोडियम एमाइटॉल, ये नोट कर सकते हो आप, कभी भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। सोडियम पेंथॉल और सोडियम एमाइटॉल ये लिक्विड है, ये उस पर्सन की बॉडी में इंसर्ट किया जाता है। इसी को फिर दूसरा नाम दे दिया जाता है ट्रुथ ड्रग। मां पूछ सकता है कोई, कभी भी कुछ भी लिख सकता है, ट्रुथ सीरम, कुछ भी हो सकता है। तो ये नाम दिया जाता है जब ये आदमी की बॉडी में इंसर्ट किया जाता है,
तो जो पर्सन की मैनिपुलेटिव पावर होती है, जो अपने माइंड को मैनिपुलेट कर लेता है, वो पावर खत्म हो जाती है उसकी, मैनिपुलेट नहीं कर सकता। आधा वो सेंस में होता है, आधा मतलब वो कुल मिला के अब वो जो बोलेगा बिना मैनिपुलेशन के बोलेगा और ज्यादा बोलने लग जाता है। तो इस तरीके से ये कुछ फील्ड मैंने दिखाए आप लोगों को, जो साइंस के फील्ड थे, इनके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो। बाकी एविडेंस वैल्यू के बारे में तो आप ध्यान दीजिए कि डीएनए एंड फिंगरप्रिंटिंग कंक्लूसिव, बाकी अदरवाइज कोरोबोरेटेड। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे हम आगे बढ़ाएंगे, क्या क्या क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं उनको किस तरीके से आप लिख सकते हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि कुछ ना कुछ तो आपको समझ आया होगा। अगर सचमुच में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हाइप कर दीजिए, कमेंट करके बताइए। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन भी कर लीजिए, जिससे कि 24 घंटे के बाद भी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।